फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कोचिंग सेंटर। हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचना। रासायनिक समीकरण से हमें कौन कौन सी सूचनाएं मिलती हैं। तो पहला सूचना क्या है, यह अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। जैसे इस समीकरण में देखिए, बाएं तरफ क्या है, अभिकारक है, और दाहिने तरफ क्या है, प्रतिफल। तो यह अभिकारक एवं प्रतिफल के संकेत और सूत्र की सूचनाएं देता है। हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, जो बाएं तरफ रहता है उसको अभिकारक बोलते हैं, और दाहिने तरफ क्या होता है, प्रतिफल, जो अभिक्रिया करके प्रतिफल देता है। अभिकारक क्या करता है, अभिक्रिया करके कुछ नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। दूसरा है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ के बारे में बताता है। अभिक्रिया में जैसे यहाँ पर देखिए, अभिक्रिया में भाग ले रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और यह दोनों अभिक्रिया करके प्रतिफल बनाया NH3, जो कि अमोनिया होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अभिक्रिया किया, और दोनों अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। वो लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना है। वही बात बोल रहा है कि यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ। तो अभिक्रिया करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण हुआ किसका, अमोनिया का। पहले क्या था, नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन था, दोनों गैस मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर हो रहा है? एक बार फिर से यदि दिक्कत है तो यहाँ पर देखें दूसरा पॉइंट में, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और अभिक्रिया के फलस्वरूप नए बने पदार्थ का निर्माण करता है, उसके बारे में बताता है। तीसरा पॉइंट है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको अभिकारक कहते हैं, और जो अभिक्रिया करके जो नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे प्रतिफल कहते हैं। तो बोलता है, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं की जानकारी देता है। तो देखिए, अभिकारक में जो है परमाणु अणु, उसकी संख्या की जानकारी देता है। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, हाइड्रोजन का 6 परमाणु है, तो इसकी संख्या के बारे में बताता क्या चीज, रासायनिक समीकरण। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी क्लियर है। अगला है, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्याओं का जानकारी देता है। अभिक्रिया के फलस्वरूप देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अभिक्रिया किया, और अभिक्रिया के फलस्वरूप अमोनिया बनाया, अमोनिया बना ना NH3। तो बोलता है, यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या की जानकारी देता है। अभिक्रिया के बाद जो प्रतिफल बन रहा है उसमें अणु और परमाणु की संख्याओं को बताता है। जैसे यहाँ पर अमोनिया है, तो इसमें 2 अणु है, तो इसकी संख्या कौन बताता है, रासायनिक समीकरण से हमें पता चलता है। अगला पॉइंट है, यह अभिकारक और प्रतिफल के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। अभिक्रिया और प्रतिफल में मोल के अनुपात का, जैसे यहाँ पर देखिए, अभिकारक है, इधर प्रतिफल है। अभिकारक में नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन का 3 मोल, प्रतिफल में अमोनिया का 2 मोल। तो इसकी जानकारी कौन देता है, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया जो है मोल के अनुपात के बारे में भी हमें जानकारी देता है। अगला पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर, यह अभिकारक और प्रतिफल के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। 2 बार हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, सेम चीज़। यह अभिक्रिया और प्रतिफल के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। यहाँ तक हम लोग देखिए। अगला है, यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के आयतन की भी जानकारी देता है। रासायनिक अभिक्रिया से हमें गैस के आयतन के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर देखिए,
नाइट्रोजन का गैस का आयतन 1 आयतन हो गया, हाइड्रोजन का आयतन क्या हो गया 3 आयतन, अमोनिया का 2 आयतन। तो यही था क्या, रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होती है। तो हमें क्या क्या सूचनाएं प्राप्त होगी, अभिकारक और प्रतिफल के संकेत या सूत्र से हम लोग इसकी जानकारी लेते हैं, या अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ के बारे में बताता है, और जो पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है उसके बारे में बताता है, इसके मूल अनुपात के बारे में बताता है। रासायनिक समीकरण से हमें पता चलता है, रासायनिक समीकरण से हमें गैसों का अनुपात के बारे में पता चलता है। अगला है रासायनिक समीकरण के उपयोग से हम लोग को क्या लाभ है, देखते हैं हम लोग को लाभ क्या होता है रासायनिक समीकरण से। पहला पॉइंट है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान हो जाता है। रासायनिक समीकरण को यदि लिखते हैं हम लोग, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उसको हम लोग दर्शाते हैं, निरूपण मतलब होता है दर्शाना, उसको दर्शाना जो होता है वह बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं इसमें समय जो है लिखने के लिए कागज स्थान की बचत होती है। रासायनिक समीकरण को लिखने में कम समय लगता है। समीकरण में दर्शाते हैं कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को, यदि हम लोग समीकरण में दर्शाते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक है समय कम लगेगा। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और उसको रासायनिक समीकरण के रूप में हम लोग लिख देते हैं तो समय का बचत हुआ। दूसरा, कागज का बचत हुआ, कम कागज खर्च होगा। दूसरा, लिखना भी कम पड़ेगा, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा कि पदार्थ कैसे अभिक्रिया किया, क्या किया, उसको रासायनिक समीकरण में हम लोग आसानी से क्या करेंगे, दर्शा देंगे। तो यहाँ से क्या हम लोग सीखे, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण में लिखना या निरूपण करना आसान होता है। निरूपण मतलब दर्शाना क्या होता है, बहुत ही आसान होता है। इसमें समय जो है, समय का बचत होता है, लिखने के लिए कागज का बचत होता है और स्थान का बचत होता है, क्योंकि कम स्थान कम जगह लेता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। अर्थात रासायनिक समीकरण से इसकी सहायता से जो है प्रतिफल हम लोग जानते हैं, बाएं तरफ क्या रहता है, अभिकारक जो अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। जैसे यहाँ पर अमोनिया है, या क्या है, प्रतिफल है। तो बोलता है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए, मतलब यह जो अमोनिया बना है, बोलता है इसके निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारक के द्रव्यमान की गणना ठीक की जा सकती है। जैसे यहाँ पर है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यह दोनों अभिक्रिया करके अमोनिया बनाया, नए पदार्थ का निर्माण किया, तो इसका कितना द्रव्यमान खर्च हुआ, यह बोलता है कि हम लोग रासायनिक समीकरण से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे है संपूर्ण विश्व में, बोलता है पूरा विश्व में, देश नहीं पूरा देश, जितना भी देश है सबको मिलाकर संपूर्ण विश्व, पूरा दुनिया में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेत का उपयोग होता है, एक ही प्रकार का। जैसे इंडिया में नाइट्रोजन पढ़ते हैं, इसका संकेत क्या होता है, एन होता है, ऑक्सीजन का ओ होता है। इसी तरह अमेरिका में पढ़ेंगे तो वहाँ भी नाइट्रोजन को एन लेगा और ऑक्सीजन को ओ लेगा, ऐसा नहीं कि दूसरा शब्द लेगा। इससे वैज्ञानिक को क्या होता है, आसानी होता है। दुनिया के किसी कोने का वैज्ञानिक रहे तो संकेत एक है तो उसको क्या होगा, आसानी होगा। आगे देखते हैं, जहाँ तक था रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या क्या लाभ है। अगला है रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है, इसका कुछ बाउंडेशन है। तो क्या बाउंडेशन है, सीमाएं क्या है, तो देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था क्या होता है, जैसे पदार्थ का हम लोग जनरली 3 अवस्था जानते हैं, 3 अवस्था ही स्टडी करते हैं, आगे हायर स्टडी में वो हम लोग देखेंगे। तो ठोस, द्रव और गैस, जनरली 3 समान अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस। तो बोलता है कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल की भौतिक अवस्था, तो भौतिक अवस्था क्या समझेंगे हम लोग, ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। रासायनिक अभिक्रिया से, समीकरण से यह हम लोग नहीं पता कर सकते हैं कि अभिकारक या प्रतिफल की भौतिक अवस्था या तो वह ठोस में है कि द्रव में है कि गैस में है, ये पता नहीं चल पाता। दूसरा है, जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन,
तो बोलता है इसका भौतिक अवस्था पता नहीं चलता। वैसे हम लोग जानते हैं नाइट्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, किस अवस्था में यह नहीं पता बोल रहा है। दूसरा है अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती। तो रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक अभिक्रिया करके दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ अभिक्रिया करके यदि ऊष्मा को उत्सर्जित कर रहा है, मतलब ऊष्मा निकल रहा है, या ऊष्मा का अवशोषित कर रहा है, ऊष्मा अपने अंदर ले रहा है, इसकी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित मतलब ऊष्मा निकल रहा, या अवशोषित मतलब ऊष्मा का अवशोषण कर रहा, अपने अंदर ले रहा। तो बोलता अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी इससे रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता। या तो ऊष्मा निकल रहा है या अवशोषित हो रहा है, या हम लोग रासायनिक समीकरण से बता ही नहीं सकते हैं कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है या उत्सर्जन हो रहा है। अगला पॉइंट है रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में संभव, मतलब कितना उसको, किन दशा मतलब हो गया कि कितना प्रेशर दे रहे हैं, कितना ताप दे रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर कितना दे रहे हैं, ताप ये पता नहीं चलता है कि कितना दाब और कितना ताप पर अभिक्रिया कर रहे हैं। तो यही हो गया रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में। तो किन दशाओं में हम लोग समझे कि कितना प्रेशर दे रहे हैं, कितना टेम्परेचर दे रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता। अगला है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं देता। रासायनिक समीकरण से हमें यह भी पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया का वेग क्या है, ये भी पता नहीं चलता। अगला पॉइंट है कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होता है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं। कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो है विस्फोट के साथ अभिक्रिया करता है, लेकिन रासायनिक समीकरण से ये बात पता नहीं चलता है कि यह अभिक्रिया विस्फोट के साथ खत्म होगा या नहीं, ये पता नहीं चलता। क्योंकि अभिक्रिया करने पर कुछ अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जो है विस्फोट के साथ संपन्न होती है। लास्ट पॉइंट है समीकरण से इस बात की जानकारी नहीं होती कि अभिक्रिया में अभिकारक कितनी मात्राएं में खर्च हुए तथा प्रतिफल की कितनी मात्राएं का निर्माण हुआ। रासायनिक समीकरण से इस बात का हमें जानकारी नहीं हो पाता है कि अभिकारक का कितनी मात्रा खर्च होकर प्रतिफल बना और प्रतिफल कितनी मात्रा में बना। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों अभिकारक हैं, दोनों अभिक्रिया करके अमोनिया बना है। तो हमें ये नहीं पता चलता है रासायनिक समीकरण से कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितनी मात्रा में खर्च होकर और अमोनिया जो बना है यहाँ पर कितनी मात्रा में बना है। तो ये रासायनिक समीकरण से हम लोग नहीं दर्शा सकते। यही था रासायनिक समीकरण की सीमाएं, कुछ बाउंडेशन था इसमें। तो उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।